हेलो फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग एसएससी सीएचएसएल प्री 2024 में पूछे गए ईयर के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं। वीडियो है, आप देख सकते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए हैं। एंटोनिम्स के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। उन सब का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है और वीडियो अपलोड है, जहाँ से आप जा करके उसको कर सकते हैं। आज की श्रृंखला में हम लोग एसएससी सीएचएसएल प्री 2024 में पूछे गए इडियम्स एंड फ्रेजेज के क्वेश्चन करेंगे। लगभग 50+ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन या कह सकते हैं अधिकांश क्वेश्चन रिपीटेड हैं, सिंपल टाइप के हैं, लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू होने से जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये दिया हुआ है, अगर आप नहीं ज्वाइन हैं तो इससे ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, देखिए, द रियल्टर्स ऑफ द न्यू वेंचर, नए वेंचर के जो रियल्टर्स हैं, सोल्ड प्लॉट्स, उन्होंने प्लॉट को बेचे, लाइक हॉट केक्स, ये इडियम्स है, लाइक हॉट केक्स। कोई चीज़ हॉट केक की तरह बिकना, यानी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होना। अगर किसी चीज़ की मांग काफ़ी ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी बिक जा रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइट हॉट केक्स। यानी यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी आपका ज़्यादा सही होगा, सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर, इसको बोलते हैं लाइक हॉट केक्स। किसी चीज़ की मांग काफ़ी ज़्यादा होना, बहुत जल्दी किसी चीज़ का बिक जाना, ठीक है। इन वेरी डिमांड, समथिंग दैट हैज़ अ ग्रेट डिमांड, ठीक है, लाइक हॉट केक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट माने सादे पेपर पे काले पेन से आप लिख रहे हैं, माने लिखित रूप में कोई चीज़ राइटिंग्स में है उसको हम लोग ब्लैक एंड वाइट कहते हैं। इन राइटिंग बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी ने पहले भी कई बार इसको पूछा है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजा फॉलोड हिज फ्रेंड्स एडवाइस, तेजा ने अपने मित्र की सलाह को पालन किया। सो नाउ ही इज इन डीप वाटर। इन डीप वाटर, गहरे पानी में होना। सोचिए आप जरा कि अगर कोई व्यक्ति गहरे पानी में है तो क्या सेंस उसका निकल करके आएगा। और कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार, कई बार ऐसे भी वर्ड आते हैं जो हो सकता है मीनिंग आपको ना पता हो, तो आपको एक आदत डेवलप करनी है कि उसका जो सेंस है उससे क्या भाव निकल रहा है उस हिसाब से समझने में। तो कई बार ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इन डीप वाटर माने गहरे पानी में होना। सोचिए अगर आपको तैरना नहीं आता है और आप गहरे पानी में चले गए तो कहीं ना कहीं आप समस्या या परेशानी में फंस जाएंगे कि नहीं फंस जाएंगे। तो वही आंसर होता है, इन डीप वाटर का मतलब होता है इन ट्रबल, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में होना। इन डीप वाटर, परेशानी में होना। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट वंस फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों पे होना। कोई चीज़ अगर आपकी उंगलियों पे है, इट मीन्स कि वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है, वो चीज़ आपको याद है, रटी हुई है। उस चीज़ के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। तो इसका मतलब एट वंस फिंगर टिप का मतलब किसी चीज़ का याद होना, रटा होना। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, किसी चीज़ की संपूर्ण जानकारी होना, उसको हम लोग बोलते हैं एट वंस फिंगर्स टिप्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, ब्लोइंग स्मोक। ब्लो स्मोक माने धुआं जैसा कुछ होना। अब आप सोचिए कि अगर धुएं की तरह कोई चीज़ निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। धुआं जैसा निकल रहा है तो इसका मतलब कुछ न कुछ जलने की, कुछ न कुछ गलत काम होने की हमें वहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। इसका मतलब हो जाएगा टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स। कोई चीज़ जो धुआं जिससे निकल रहा है, टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स, दूसरे को परेशानी में डाल देना, दूसरे को समस्या में डाल देना। टू लाई माने पड़े हुए होना, टू परप्लेक्स अदर्स, दूसरे को परेशान करने के लिए। ब्लो स्मोक माने धुआं छोड़ना, धुआं छोड़ने का मतलब हो जाएगा दूसरे को परेशानी में डालना। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, कहते हैं कि ये चीज़ इतनी महंगी है कि इसके लिए आपको अपना एक हाथ और अपना एक पैर देना पड़ेगा। कहते नहीं भाई, किडनी बेच करके लोग आईफोन खरीद रहे हैं, आईफोन की कीमत इतनी है कि आपको अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी। तो कैसा हिंदी में या जनरली लोग आमतौर पे बोलचाल में यूज करते हैं, सेम वही सेंस देता है, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, एक हाथ और एक पैर की कीमत होना। इसका मतलब कोई चीज़ जो कि सस्ती नहीं है, काफ़ी महंगी है और इतनी महंगी है कि आपको अपना एक हाथ और एक पैर देना पड़ सकता है। तो इसका मतलब हो जाएगा टू बी वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, काफ़ी महंगा होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डॉग ईट डॉग, कुत्ता ही कुत्ते को खाता है। कहने का मतलब है कुत्ते ही कुत्ते के दुश्मन होते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मल हमारे व्यवहारिक जीवन में भी कि अगर कोई कुत्ता जो कि दूसरे मोहल्ले का है
और वो अगर अपने मोहल्ले को छोड़ के किसी दूसरे कुत्ते के मोहल्ले में चला जाता है तो लोग कुत्ते उसको दौड़ा लेते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब कुत्ते ही कुत्तों के दुश्मन होते हैं। तो बीइंग कैलकुलेटिव, लाइक माइंडेड पीपुल कनेक्ट बेटर, एक जैसे लोग अच्छे तरीके से कनेक्ट होते हैं। टाइट फॉर टैट, जैसे को तैसा, या रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, यही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होना, उसमें किसी को स्वीकार न करना। तो डॉग ईट डॉग का मतलब होता है रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, माने कुत्ता ही कुत्ते का दुश्मन होता है। मतलब एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को स्वीकार नहीं कर सकता, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत ज़्यादा होती है। रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, सी ऑप्शन ज़्यादा सही हो जाएगा। समझ गए होंगे आप इसका मीनिंग। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, पुट इन माइंड। कहते हैं ना इस बात को ध्यान में रखना, कहते हैं पुट इन माइंड, अपने ध्यान में रखना। सिंपल वर्ड है पुट इन माइंड, किसी बात को ध्यान में रखना। फॉरगेट भूल जाना, अंडरस्टैंड समझना, कैलकुलेट करना, रिमाइंड, रिमाइंड माने ध्यान में रखना, किसी चीज़ को याद रखना, याद दिलाना। तो समथिंग पुट इन माइंड या समथिंग कीप इन माइंड रिमाइंड का सेंस देता है, किसी बात को ध्यान में रखना या ध्यान दिलाना। आगे लॉस हर्ट, लॉस हर्ट, हृदय खो देना। सोचिए जरा क्या ऑप्शन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लॉस हर्ट, हृदय खो देना। हृदय खो देने का मतलब हृदय से ही आपका उत्साह आता है, हृदय से ही आपको आशा आती है, निराशा आती है, ये सारी चीज़ें। तो हृदय खो देने का मतलब होता है किसी क्षेत्र में निराश हो जाना, दुखी हो जाना, अपने आप को असफल मान लेना, ये मान के चलना कि मैं इस क्षेत्र में, इस सेगमेंट में सफल नहीं हो सकता हूँ। तो ये सी ऑप्शन ज़्यादा सही होगा। टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड, आप सफल हो सकते हैं, इस चीज़ पे विश्वास करना बंद कर देना, यानी निराश हो जाना, निराश हो जाना। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, स्लिप योर माइंड। स्लिप माने क्या होता है? स्लिप माने फिसलना। क्या फिसल गया? योर माइंड माने आपका जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क से चीज़ें आपकी फिसल गई। तो अगर आपके दिमाग से कोई चीज़ फिसल गई है, इसका मतलब वो चीज़ आपके मन मस्तिष्क में नहीं है, और कोई चीज़ आपके मन मस्तिष्क में नहीं है, इट मीन्स यू फॉरगेट अबाउट इट, आप उसके बारे में भूल चुके हैं। तो सरल शब्दों से रिलेट किया करिए, कोई जरूरी नहीं कि हर इडियम्स आप याद ही करिए। जब भी आप किसी इडियम्स को पढ़िए तो ये ध्यान रखिए कि इडियम जो है ज़्यादातर किन्हीं किन्हीं कहानी से बनाए गए हैं। तो ऐसे में पढ़ते समय अगर हम उस स्टोरी को थोड़ा सा अपने दैनिक जीवन के या अपने व्यवहारिक जीवन से रिलेट करके अगर याद करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि वो इडियम्स आपको याद रहेगा, और कई इडियम से रिलेटेड नए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको आप करने में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो स्लिप योर माइंड माने कोई चीज़ हमारे माइंड से स्किप हो गई, यानी फॉरगेट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को भूल जाना या किसी चीज़ का याद ना आना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट इडियम्स में। ऑन इट्स लास्ट लेग, अपने अंतिम पैरों पे होना। अंतिम पैर का क्या मतलब है? पैर तो दो ही हैं, अंतिम क्या होंगे? इसका मतलब जीवन के उस दौर में होना जब आप मृत्यु के करीब हैं या बर्बादी के कगार पे हैं, उसको बोलते हैं ऑन इट्स लास्ट लेग्स, अपने पिछले पैरों पर होना। इट मीन्स बहुत ही खराब स्थिति में होना, मृत्यु के के करीब में होना, उसको ऑन इट्स लास्ट लेग बोला जाता है। तो सो मूवमेंट, क्रीपिंग ऑन लेग्स, लास्ट चॉइस या इन ए बैड कंडीशन, यही ज़्यादा सही होगा। इन अ बैड कंडीशन, काफ़ी खराब स्थिति में होना। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हम लोग लेंगे, काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति में होना, और ये सेंस देता है ऑन इट्स लास्ट लेग का। ठीक है, या मृत्यु के करीब होना, ये भी सेंस आप ले सकते हैं। ये बर्बादी के कगार पे होना कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लास्ट रिजॉल्ट, लास्ट माने अंतिम, रिजॉल्ट माने सहारा, अंतिम सहारा, अंतिम विकल्प। तो अंतिम सहारा या अंतिम विकल्प क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन, अंतिम सहारा या विकल्प। अंतिम सहारा या अंतिम विकल्प है लास्ट रिजॉल्ट, लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन माने यही आपके पास एक चारा बचा हुआ है, यही आप एक रास्ता है जो आप अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस इन द होल, एस इन द होल, होल माने छेद है, और उस छेद के अंतर्गत आपको एस मिल गया, माने किसी चीज में बढ़ोतरी मिल गई, कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसा था
जो हम किसी चीज़ के बारे में निगेटिव सोच रहे थे लेकिन वहाँ पर हमको फ़ायदा ही मिल गया या कुछ बेहतर चीज़ें हमारे लिए हो गई। तो एस इन द होल, होल माने छेद है, गड्ढा है, और गड्ढे में एस माने आप खजाना समझ सकते हैं या कुछ बेहतर चीज़ समझ सकते हैं। तो इसका सेंस निकल के आता है अ हिडन एडवांटेज, एक छिपा हुआ लाभ, माने जहाँ पे आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि आपको फ़ायदा होगा, वहाँ से आपको बेनिफिट हो जाए, लाभ मिल जाए, उसको हम एस इन द होल कहते हैं। ठीक है, एस माने फ़ायदा, होल माने छेद, तो छेद से कुछ फ़ायदा मिलना यानी एक हिडन एडवांटेज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिक टू वंस गन्स। स्टिक टू, स्टिक माने चिपके रहना, और स्टिक के साथ टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। स्टिक टू टिके रहना या चिपके रहना, किस पे चिपके रहना? वंस गन माने अपनी बंदूक पर, अपनी बंदूक पर चिपके रहना, इसका मतलब अपनी बंदूक ना छोड़ना। इस मीन्स कि जो काम आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उस बात पे अड़े हुए हैं, उस बात को छोड़ नहीं रहे हैं। तो अगर आप अपनी बंदूक पे चिपके हुए हैं, इसका मतलब अपने विचारों पे अडिग रहना, अपने विचारों पे टिका रहना, वही सेंस देता है स्टिक टू। स्टिक टू माने टिके रहना, वंस गन्स माने अपनी बंदूक पे यानी अपने विचारों पर, आइडियाज पर, अपने विचारों पे टिके रहना। इसका मतलब अपने विचारों को न बदलना। जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, जिस धर्म को मान रहे हैं, जिन भी चीज़ों को आप मान रहे हैं, उस पर टिके रहना, उसमें बदलाव न करना। तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा? सी, टू रिमेन फेथफुल, अपने विचारों पर टिके रहना। अपने विचारों या सिद्धांतों पर अडिग रहना, अपने विचारों या सिद्धांतों पे अडिग रहना। और ये चीज ध्यान देना, स्टिक के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव ए बी इन योर बोनट। आपके बोनट में एक मक्खी होना। सोचिए जरा, आप खाना खा रहे हैं और एक मक्खी वहीं आपके आसपास घूम रही है, तो न चाहते हुए आप कार में बैठे हुए हैं और एक मक्खी कार के अंदर आ गई, कार का शीशा बंद है, बार बार आपके जो है आसपास वो मक्खी बन बनाएगी, आप कुछ सोच नहीं पाएंगे, आपके दिमाग में बार बार वो मक्खी ही आती जाएगी। कभी ऐसा हुआ होगा कि एक मक्खी, आप खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और एक मक्खी बार बार आपके करीब में आ रही है, आपके इर्द गिर्द घूम रही है, आपको कोई कार्य करने नहीं दे रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए बी इन योर बोनट, आपके कार की बोनट में एक मक्खी का घुस जाना। इसका मतलब आपका दिमाग उन्हीं सारी चीज़ों में व्यस्त हो जाएगा, आप उसके अलावा कुछ और नहीं सोच पाएंगे। आंसर बनेगा बी, बी प्री ऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विथ समथिंग, माने किसी चीज़ में व्यस्त होना, किसी चीज़ का दिमाग में, कोई चीज़ दिमाग में चल रही है या कोई चीज़ में आप घिरे हुए हैं, भले आप मेरी क्लास कर रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में कोई बात चल रही है, तो क्या हो जाएगा? आप प्री ऑक्यूपाइड हो जाएंगे या ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्री ऑक्यूपाइड या ऑब्सेस्ड, इनके साथ प्रीपोजिशन विथ लेते हैं, ये ग्रामर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। प्री ऑक्यूपाइड या ऑब्सेस्ड विथ माने किसी चीज में, किसी चीज के बारे में सोचते रहना। यह दिमाग का किसी बात पर व्यस्त होना, आपके माइंड में कुछ बसा हुआ है, वो चीज़ लगातार चल रही है जिसके कारण आप कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं, आपके दिमाग में वो बातें लगातार बनी हुई हैं, तो आप प्री ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। मान लीजिए आपके घर में कोई कैजुअलिटी हो गई है, आप भले पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में वही बातें बार बार घूम के आ रही हैं, प्री ऑक्यूपाइड हो गए। आपने एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद आप अगली बार एग्जाम की तैयारी में लगे तो हैं लेकिन बार बार वो पुरानी असफलता आपको, आपके दिमाग में आ रही है, प्री ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। तो प्री ऑक्यूपाइड या ऑब्सेस का मतलब होता है कि जब हमारा दिमाग किन्हीं विचारों पर केंद्रित होता है, बार बार उन्हीं चीज़ों को सोचता रहता है, जिसके कारण हम नई चीज़ों के बारे में या वर्तमान चीज़ों के बारे में एक साफ सुथरे नज़रिए से देख नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री ऑक्यूपाइड या ऑब्सेस्ड विथ समथिंग। ज़्यादा सटीक वही होगा, हैव अ बी इन योर बोनट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अराउंड द क्लॉक, घड़ी के चारों तरफ, माने घड़ी की सुई चली 12 से, चलते 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 फिर 12 पे पहुंच गई, माने पूरे वो घड़ी की सुई चल रही थी। इसका मतलब हर समय, हर वक्त 24/7 आप किसी कार्य को कर रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? सी,
समथिंग दैट गोज ऑन डे एंड नाइट, कोई ऐसी चीज है जो अराउंड द क्लॉक है, यानी दिन रात लगातार चल रही है, कभी भी वो चीज स्टॉप नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, स्लाइस ब्रेड माने एक ब्रेड है जिसमें स्लाइस लगा हुआ है और उसको और बेहतर बना दिया गया, उसमें मक्खन लगा करके और चीज़ों को लगा करके। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, बढ़िया आपका जो ब्रेड है, ब्रेड में मक्खन लगा हुआ है, बटर लगा हुआ है, जैम लगा हुआ है, इस हिसाब से करके बहुत बेहतर बना करके दिया गया है। तो कैसा लगेगा भाई, बेस्ट थिंग स्लाइस ब्रेड, अच्छा लगेगा, खाने में मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली गुड, काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। तो कोई चीज़ जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट या इंटरेस्टिंग होती है या बेहतर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, यानी ब्रेड है स्लाइस किया हुआ, स्लाइस दो ब्रेड के बीच में काफ़ी चीज़ें लगा करके आपको दे दी गई। दिस गन शुड बी हैंडल्ड विथ केयर, ये जो बंदूक है हैंडल, देखिए हैंडल विथ केयर, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बंदूक को केयर के साथ, सावधानी के साथ हैंडल करना चाहिए, एंड और क्या करना चाहिए, और क्या कर भाई, बंदूक है सावधानी के साथ हैंडल करिए, और मीन्स द मैटर्स, मीन्स द मैटर का मतलब होता है मामले को चबा जाना, मामले को एक्सप्रेस ना करना, मीन्स द मैटर, डोंट एक्सप्रेस। निप इन द बड, निप इन द बड माने किसी चीज को शुरुआती अवस्था में ही समाप्त कर देना, है कि नहीं, शुरुआती अवस्था में ही खत्म कर देना, यानी पुट एन एंड, पुट एन एंड समथिंग। कीप एट आर्म्स लेंथ, कीप एट आर्म्स लेंथ, थोड़ा दूरी पे ही रखना, एकदम सटीक न लेना। तो कह रहे हैं भाई बंदूक चला रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए और थोड़ा सा दूर रख करके उसको फायर करिए। तो यही ऑप्शन आपका ज़्यादा सही बनेगा, कीप एट आर्म्स लेंथ, थोड़ा दूरी बना करके रखना। तो ये जो बंदूक है इसको बहुत ही केयर के, सावधानी के साथ हैंडल करना है, और कीप एंड आर्म्स लेंथ, थोड़ा सा दूर से उसको पकड़ना, एकदम सटीक नहीं कि झटका लगे तो पता लगा आपके चोट लग जाए, थोड़ा सा दूर रख के। नहीं बंदूक चलाते हैं, फायर करते हैं तो ये थोड़ी कैसे सर के पास लगा के ऐसे कोई फायर नहीं करता होगा, ऐसे करके आपने कभी ध्यान दिया हो, फायर करें तो ये थोड़ी कि बंदूक ऐसे रख के ऐसे मुंह के पास रख के फायर करेंगे, ऐसे करेंगे तो झटका लगेगा, दांत भी टूट जाएंगे। एक दूरी बना करके हम तब फायर करते हैं। तो वही हुआ कीप एंड आर्म लेंथ, माने बंदूक को एकदम ये नहीं कि मुंह के पास रख के फायर कर रहे हैं, कीप एंड आर्म्स लेंथ, थोड़ा सा दूरी बना करके रखे हुए हैं, वही इडियम्स है आपका, कीप एट आर्म्स लेंथ। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, डिलीवरिंग दैट फर्नीचर टू द 10th फ्लोर, 10वें मंजिल पे ये फर्नीचर हमें डिलीवर करना है, विदाउट द लिफ्ट, लिफ्ट नहीं है, एंड एन इंक्लाइन इज इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, माने ये काम लगभग मूर्खतापूर्ण है और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लगभग असंभव जैसा कार्य है। अगर हम इसको ले जाते हैं तो कोई कार्य जो लगभग असंभव जैसा है और मूर्खता के करीब है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री, पेड़ में जेली को नेल माने गाड़ना, जेली आपने खाया होगा, एक बहुत ही मुलायम टाइप का होता है, उसको आप ऐसे दबाएंगे तो पिचक जाएगा। तो अगर हम जेली को दीवार पे गाड़े या पेड़ पे गाड़े तो गड़ेगा थोड़ी, उसमें कोई नोक नहीं है, वो तो मुलायम जैसा है, मारेंगे तो एकदम पिचक जाएगा, चिंगम की तरीके है। तो वही कह रहा है कि लाइक, जैसे अंगूर है, अंगूर को आप क्या पेड़ में गाड़ सकते नहीं, मारेंगे अंगूर को एक हथौड़ी तो अंगूर पूरा फट जाएगा, उसका रस निकल आएगा, लेकिन वो पेड़ में गड़ेगा नहीं। तो वही वो कह रहा है कि लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री, पेड़ में जेली को गाड़ना, इसका मतलब एक असंभव कार्य, एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वर्क। तो यही कह रहा है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आंसर सी। ए ऑप्शन क्या है, लाइक ए ट्री नोन बाइट फ्रूट्स, मैंने कराया आपको, सीपीओ के क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। लाइक ए ट्री नो बाइट्स फ्रूट्स, पेड़ को उसके फल के द्वारा जाना जाता है, इसका मतलब जैसा पेड़ होगा वैसा ही उसका फल होगा, जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा होगा। ये कहावत है ना कि भाई जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बीज वैसा पौधा।
बबूल बोया है तो बबूल ही निकलेगा, आम बोया है तो आम निकलेगा, अंगूर नहीं निकलेगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जैसा बीज वैसा पौधा। लाइक गोइंग बिटवीन द बार्क एंड द ट्री, पेड़ और उसकी छाल के बीच में जाना, इसका मतलब लोगों के पर्सनल मैटर में हस्तक्षेप करना, निजी मामले में हस्तक्षेप करना। एज टाइट एट द बार्क ऑफ द ट्री, ये तो कोई इडियम्स नहीं है। आगे आते हैं। नेक्स्ट, विष्णु एंड विघ्नेश आर ऑलवेज लाइक टू पीस इन ए पॉट। विष्णु और विघ्नेश ये उस तरीके से हैं लाइक टू पीस इन ए पॉट, जैसे मटर होती है, मटर आप छीलिए तो छीलेंगे उसमें मटर के दाने निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, तो मटर छीलने पे जो मटर के दाने होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों दाने लगभग एक जैसे होते हैं। एक मटर को छीलेंगे उसमें जो दाने होंगे लगभग एक जैसे होंगे। वही तो कह रहा है, लाइक टू पीस इन ए पॉड, एक फली में मटर के दो दानों के तरीके होना, इसका मतलब लगभग एक दूसरे के समान होना। आंसर डी होगा, वेरी सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे के समान होना। तो मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी आप ईडियम्स पढ़िए, जो दिए गए हैं, जो वर्ड्स लिखा हुआ है उसको अपने दैनिक जीवन से रिलेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जितने भी ईडियम्स हैं कहीं न कहीं किसी न किसी कहानी से बने हुए हैं। तो अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो आपको लर्न करने में और चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने में आसानी होगी। इसका कोई रेफरेंस बनाइए, जैसे मैंने यहाँ जोड़ा ना, बाई लाइक टू पीस, जैसे कि दो मटर होते हैं एक फली में, तो एक फली में दो मटर कैसे होंगे? एक दूसरे के समान होंगे, वेरी सिमिलर टू ईच अदर। मतलब डायरेक्ट मत सोचिए, उसके मीनिंग के आधार पर उसको रिलेट करने की कोशिश करिए, तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक ये इडियम्स याद रहेंगे। इंडिपेंडेंस डे इज कंसीडर्ड, इंडिपेंडेंस डे को माना जाता है एज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। रेड लेटर डे बड़ा सिंपल इडियम्स है, कई बार पूछा गया है। घिसा पिटा, इसको हम लोग बोलते हैं हैकनीड। हैकनीड माने घिसा पिटा पुराना। कोई चीज जितनी बार यूज हो चुकी है उसको हम लोग हैकनीड बोलते हैं, घिसा। तो रेड लेटर डे माने काफी मेमोरेबल डे, महत्वपूर्ण दिन। ये देखिए मेमोरेबल डे, एक महत्वपूर्ण दिन। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश कुड नॉट मेकअप हिज माइंड। मेकअप हिज माइंड ऐसे हम लोग नॉर्मल भी अपने बोलचाल में भी यूज करते हैं कि मेकअप योर माइंड, माने इस चीज को डिसाइड कर लीजिए, अपने मन में निश्चित कर लीजिए कि हाँ मुझे ये काम करना है, कोई डाउट मत रखिए किसी कार्य को लेकर के। तो मेकअप योर माइंड का मतलब होता है डिसाइड करना, निश्चित करना, अपने दिमाग में कोई दृढ़ निश्चय करना। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट माने बिजली, फ्रॉम द ब्लू, ब्लू माने नीला आकाश, आकाश से बिजली का गिरना। तो सोचिए आकाश से जो बिजली गिरती है वो कैसी घटना है, कब कहाँ बिजली गिरेगी कोई नहीं बता सकता है। तो ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब हुआ एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एक अप्रत्याशित घटना जो अचानक से होगी और आप बता नहीं सकते कि कहाँ पर होगी। तो बिजली कहाँ गिरेगी इसके बारे में कोई पहले से भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। ये आपका ऑप्शन सी बनेगा, अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एक अप्रत्याशित बोल्ट माने बिजली, फ्रॉम द ब्लू माने नीला आकाश, आकाश से गिरने वाली बिजली। रिलेट कर लेंगे इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉक ए टाइट रोप, वॉक ए टाइट रोप, वॉक माने चलना, किस पे चल रहे हैं? अ टाइट रोप, एक रस्सी पर, एक ऐसी रस्सी है जो काफी टाइट है और उस पर आप चल रहे हैं। तो अगर एक रस्सी पे चलेंगे, आपने देखा होगा तमाम एक्रोबैट इत्यादि को इस टाइप से परफॉर्मेंस दिखाते हुए, जिसपे वो रस्सी के ऊपर चलते हैं। तो रस्सी के ऊपर चलने का मतलब हुआ बड़ी ही सावधानी से आपको चलना है, हल्का फुल्का भी पाँव आपका फिसला तो आप नीचे गिर जाएंगे, है कि नहीं? तो वॉक ए टाइट रोप का मतलब हो जाएगा, ये तो शाब्दिक अर्थ है, ट्राई एंड बैलेंस योरसेल्फ, प्रयास करना और अपने आप को संतुलित करना। शाब्दिक अर्थ नहीं लेना, उसके भावार्थ को लेना, उसके सेंस को लेना है। तो सेंस होगा टू एक्ट केयरफुली इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ये शाब्दिक मीनिंग है, ट्राई एंड बैलेंस योरसेल्फ। लेकिन शाब्दिक मीनिंग नहीं, चूंकि इडियम्स है तो इडियम्स में एक भाव समाहित होता है, इडियम्स की शाब्दिक मीनिंग से बेहतर उसके भाव को लिया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब घड़ियाल के आंसू, तो ये तो शाब्दिक मीनिंग हुई, लेकिन उसका भाव क्या है? दिखावटी दुख, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ समझना है कि वॉक ए टाइट रोप, एक रस्सी पे चलना, इसका मतलब बहुत ही सावधानी चलना और बैलेंस बनाना, ये तो उसका शाब्दिक मीनिंग। लेकिन उसका जो सेंस निकल रहा है, भाव निकल रहा है,
वही निकल रहा है कि एक कठिन परिस्थिति में बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना। टाइट रस्सी कठिन परिस्थिति को दर्शा रही है और उस पर चलना सावधानी पूर्वक कार्य को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25। टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। टू बी माने होना, डैगर, डैगर का क्या मतलब होता है? देखिए डैगर लिखा हुआ है, डैगर का मतलब चाकू या खंजर, और ड्रान, ड्रा की वर्ब है, ड्रा फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म ड्रू और थर्ड फॉर्म ड्रॉन। तो ड्रान लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ देखिए डैगर्स है, प्लूरल लिखा हुआ है, माने एक चाकू नहीं एक से ज्यादा चाकू है, और ड्रा माने निकालना। तो डैगर्स ड्रॉन माने चाकू निकाल लिया गया, एक चाकू नहीं है कई चाकू है। तो दो लोग थे, दोनों ने अब चाकू निकाल लिए। तो अगर दो लोगों ने चाकू निकाला होगा तो प्यार करने के लिए थोड़ी निकाला होगा, एक दूसरे से मारपीट या लड़ाई झगड़ा या विवाद करने के लिए निकाला होगा। वहीं सीडियम से बना टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, खंजर निकाल लेना, यानी एक दूसरे से शत्रुता होना, दुश्मनी होना, विवाद या लड़ाई झगड़ा होना। इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या होगा? ए, रेडी टू फाइट। फाइट माने लड़ाई झगड़े के लिए क्या रहना? तैयार रहना। क्लियर हो गया पॉइंट ये? चलिए आगे आइए। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के साथ, आपने सुना भी होगा बैग एंड बैगेज, ये ध्यान रखिएगा इसके साथ विथ नहीं लगाते हैं, ये ग्रामर का पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। विथ नहीं होता, विथ बैग एंड बैगेज नहीं होगा, बैग एंड बैगेज केवल यूज करते हैं, इसके साथ अलग से विथ का यूज नहीं होता। बोरिया बिस्तर के साथ, यानी ऑप्शन आपका होगा डी, विथ ऑल गुड्स, संपूर्ण सामान के साथ, या बोरिया बिस्तर के साथ। हिंदी में बोलते हैं ना बोरिया बिस्तर बांध लो भाई, माने अपना सारा सामान ले लो, और इसमें साथ का सेंस है, अलग से विथ नहीं लगता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस इज वर्किंग, यूनाइटेड नेशन काम कर रहा है टू एलिमिनेट, एलिमिनेट माने इंड, समाप्त करने के लिए, द विसिशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। विसिशियस साइकिल का मतलब दुष्चक्र, दुष्चक्र का मतलब ये हुआ जहां पर एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है, और ये एक सर्किल टाइप का चलता रहता है। इसमें एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को, इसको ऐसे समझिए, एक प्रॉब्लम है, इसने दूसरी प्रॉब्लम को जन्म दिया, उसने तीसरी प्रॉब्लम को जन्म दिया, उसने फिर उसको दिया, और इस तरीके से एक सर्किल बनता है जहाँ पे एक समस्या दूसरी समस्या को उत्पन्न करती रहती है। इसी को हम बोलते हैं विसिशियस साइकिल, वन प्रॉब्लम कॉज अदर, जहाँ एक समस्या दूसरी समस्या को उत्पन्न करती है, और हिंदी में हम बोलते हैं दुष्चक्र। विसिशियस साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? दुष्चक्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट ईयर, पिछले साल, आर्ट क्रिटिक्स जो कला के आलोचक हैं, प्रेस्ड एनिमेस, उन्होंने एनिमेस की प्रशंसा की, एज इफ मानो कि ही वर ए मास्टर, वो मास्टर हो, बट ही टर्न आउट टू बी, टर्न आउट टू बी माने साबित होना या सामने आना, किस रूप में, किस रूप में साबित हुआ? ए प्लेजर फॉर ए शॉर्ट टाइम, प्लेजर माने सुख, फॉर ए शॉर्ट टाइम माने कुछ समय के लिए। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात, एक हिंदी में कहावत है, मुहावरा है, 4 दिन की चांदनी माने थोड़े समय का सुख, एक ऐसी किसी की उपलब्धि जो कुछ समय के लिए हो, उसके बाद फिर वो गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। रानू मंडल का नाम आपने सुना होगा, कुछ दिन आई, बड़ा फेमस हुआ, बड़ा उनका संगीत उंगीत आया हिमेश रेशमिया के साथ, उसके बाद कहाँ चले गए कोई नहीं याद कर रहा उनको। तो ये क्या हो जाएगा? 4 दिन की चांदनी, है कि नहीं? अ 9 डेज वंडर, 9 डेज वंडर हो जाएगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। चार दिन की चांदनी। ठीक है, चलिए आगे। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर माने रोटी और कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, आजीविका चलाने के लिए दैनिक जीवन की जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है, ब्रेड एंड बटर कहलाएगा। तो वही हो जाएगा ऑप्शन ए, एन एक्टिविटी यू डू टू गेट मनी फॉर बेसिक नीड्स, है कि नहीं? आधारभूत जीवन यापन या गुजारा भत्ता। या गुजर बसर करना। ठीक, आगे आइए। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स, स्पिल माने बिखेर देना, बीन्स माने बीन्स होते हैं,
पहले क्या होता था कि जैसे गुप्तचर जैसे कहीं पर गए तो उस समय मोबाइल फ़ोन इत्यादि तो होते नहीं थे, तो कैसे पता चलेगा उनके आने वाले पीछे लोगों को कि कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरा है उनके राज्य का। तो करते क्या थे, बीन्स रखते अपने साथ, उसको ऐसे बिखेर दिया करते थे। तो वो एक सूचना होती थी, जब उस रास्ते से गुजरते थे लोग तो उनको लगता था। जैसे आपको मैं एक सरल एग्जाम्पल बताऊँ कि जैसे जब सीता माता को रावण लेके जा रहा था तो उन्होंने अपने कुछ गहने और चीज़ें उतार करके फेंक दिया था, जगह जगह रास्ते में फेंक रही थी, देखा होगा आपने ये। और उन्हीं चूड़ामणि ये सब चीज़ों के और जो गहने थे फेंके उन्होंने रास्ते में। तो जब प्रभु श्री राम गए वो चीज़ें उनको मिली, तो उससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि हाँ इसी रास्ते से सीता जी को रावण ले गया था। तो ये क्या हुआ, स्पिल द बीन्स, किसी रहस्य की जानकारी देखना या कोई गोपनीय चीज़ है उसके बारे में जानकारी देना। तो क्या हो जाएगा, टू लीक ए सीक्रेट, कि किसी रहस्य को उजागर करना, डी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, जब मुझे अवसर मिला, टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, एक नया व्यवसाय शुरू करने का, रविकांत क्वीर्ड माई पिच। ये क्वेश्चन आ चुका है, करा भी चुका हूं मैं। क्वीर्ड योर पिच का मतलब होता है कोई बना बनाया काम बिगाड़ देना, है कि नहीं। क्वीर्ड योर पिच, रूइंड माई प्लान, किसी कार्य को बिगाड़ देना, कोई कार्य खराब कर देना। कोई कार्य बिगाड़ देना, रूइंड माई प्लान, सी ऑप्शन होगा। आगे आइए, बेल्स एंड विसल्स। बेल्स माने घंटियां, विसल्स माने घंटियां, माने कोई चीज़ है जिसमें घंटियां तमाम लगी हुई हैं। घंटी लगे होने से आपने मान लीजिए कोई दरवाजे पे चीज़ों को टांग दिया है, वो घंटी लगी हुई है, वो अट्रैक्टिव लग रही है, अच्छा लग रहा है, देखने में बढ़िया लग रहा है, लेकिन उसमें कोई दीवार का वो पार्ट नहीं है, दीवार का हिस्सा नहीं है, उसके कारण दीवार में मजबूती नहीं आएगी, दीवार सुंदर बनेगी। तो ऐसी चीज़ें जो सुंदरता के लिए लिखी करी जाती हैं, लेकिन वो उसका मेन हिस्सा या मेन पार्ट नहीं होती। मेरी बात फिर समझिएगा, जो चीज़ें सुंदरता के लिए की जाती हैं, बाहरी आवरण को बेहतर बनाने के लिए की जाती हैं, लेकिन उसका मुख्य हिस्सा वो नहीं है, उसको हम बोलते हैं बेल्स एंड विसल्स। यानी क्या ऑप्शन होगा, अट्रैक्टिव। ये देखिए बी ऑप्शन, अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर एडेड टू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के साथ हम जब अननेसेसरी फीचर ऐड करते हैं जिससे वो अट्रैक्टिव बन जाए, देखने में तो आकर्षक लग रहा है लेकिन उसकी आवश्यकता कुछ है नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका बेनिफिट कुछ नहीं है, बस हाँ इतना ही बेनिफिट है कि उससे चीज़ें थोड़ा आपकी अट्रैक्टिव लगने लगेंगी, आकर्षक लगने लगेंगी। तो ऐसी चीज़ें जो केवल चीज़ों को आकर्षक बनाने के लिए जोड़ी जाती हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है उसमें, उसको हम बोलते हैं बेल्स एंड विसल्स। आगे आइए, फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर माने मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया। तो मछली को अगर आप पानी से बाहर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है मछली के लिए काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बाहर की जगह पर वो रहने के लिए नहीं बनी हुई है, वो पानी में ही रह सकती है। तो इसका मतलब किसी व्यक्ति को जो उसका मूल निवास स्थान है या जो उसका माहौल है, एटमॉस्फियर है जिसमें वो रह सकता है, बेहतर कार्य कर सकता है, वहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह कर देना फिश आउट ऑफ वाटर कहलाता है। तो इस हिसाब से देखिए ए ऑप्शन दिया गया टू डाई सून, जल्दी मर जाना। ये मीनिंग टू मीनिंग सेंस हो सकता है कि भाई मछली को जल से बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी, लेकिन इसका भाव नहीं। इसका मतलब हुआ कोई व्यक्ति जिस माहौल में वो रहता है उसको उसके माहौल से किसी दूसरी जगह भेज देना। इसको ऐसे समझना है जैसे आप हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो एक इलाहाबाद में रह रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं, तो क्या हुआ कि एक एटमॉस्फियर है जहाँ पर आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप रह रहे हैं, तो एक माहौल आपका बना हुआ है। अब आपको किसी ऐसे लोगों के साथ कर दिया जाए जिनका तैयारी से दूर दूर नाता नहीं है, जो दिन भर घूमते टहलते रहते हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से उनसे कोई मतलब नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उनके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट, उनका अप्रोच, उनका तरीका आपसे एकदम भिन्न होगा। तो आपकी स्थिति वहाँ क्या हो जाएगी, फिश आउट ऑफ वाटर हो जाएगी। मतलब टू बी आउट ऑफ प्लेस, मतलब जिस जगह के लिए आप बने हैं उससे अलग जगह पर आपको कर दिया जाए या भेज दिया जाए। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन गोइंग टू स्लीप। गोइंग टू स्लीप माने सो जाना। क्या कहलाता है भाई, सो जाना। हिट द सैक कई बार कराया है, हिट द सैक। सैक माने वैसे तो बोरा होता है और हिट माने उस पर गिर जाना। तो मजदूर लोग काम करने के बाद जब थक जाते थे तो ऐसे ही बोरे पर, उस पर घास फूस पे गिर पड़ते थे, उस पर हिट द सैक करते थे, यानी सो जाते थे, लेट जाते थे। वही सेंस देता है हिट द सैक माने गोइंग टू स्लीप, सो जाना। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल लाइक हॉट केक्स आ चुका है। हॉट केक की तरफ बिकना यानी बहुत ज़्यादा मांग होना, बहुत ज़्यादा डिमांड होना। ये देखिए लिखा हुआ है सेलिंग आउट क्विकली, काफ़ी तेज़ी से बिकना। करा चुका हूँ मैं आज ही के उसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द शू पिंचेज। वेयर माने जहां पर, शू माने जूता, पिंच माने पिंच कर रहा है, आपको काट रहा है, माने जब आपने जूता पहना तो कोई पोर्शन ऐसा है जूते का जो आपके बार बार चुभ रहा है। तो वेयर द शू पिंचेज, वो पोर्शन जहां पर जूता आपको बार बार चुभ रहा है वो क्या है, वही तो समस्या है, वही परेशानी है। आप चलेंगे तो बार बार वहां पर जूता पिंच करेगा, काटेगा। देखा होगा जब आप कई बार नए जूते खरीदते हैं तो जूता कई बार पिंच करता है, अगर वो सही साइज का नहीं है तो, या चमड़े का शूज है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर द डिफिकल्टी। वेयर द शूज पिंच, जहां पे जूता पिंच कर रहा है माने काट रहा है, यानी वेयर द डिफिकल्टी लाइज, जहां पर कठिनाई स्थित है, जहां पर समस्या है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई एक पोर्शन, मान लीजिए आपने इंग्लिश लिया, अब इंग्लिश का वोकैब सेक्शन आपका बड़ा वीक है, तो वोकैब सेक्शन वो है वेयर द शूज पिंच, माने जहां पर समस्या है आपके लिए, इस पर आपको काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। लाइन्स के बीच में पढ़ना। लाइन्स में तो सब पढ़ते हैं, जो लाइन में लिखा हुआ उसको सब पढ़ें, लेकिन लाइन्स के बीच में पढ़ने का मतलब हुआ जो उसका भाव है, जो उसका मीनिंग है, आखिर उसके माध्यम से राइटर कहना क्या चाह रहा है, जो उसका छिपा हुआ अर्थ है उसको समझने की कोशिश करना। यानी ऑप्शन ए होगा, टू ग्रैस्प द हिडन मीनिंग, छिपे हुए अर्थ या भाव को समझना, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द वेदर। मौसम, बारिश का मौसम चल रहा है आजकल, जैसे ये ठंडी का मौसम है, कोई भी मौसम है, अगर आप मौसम की चपेट में आ गए, बारिश में भीग गए, ठंडी लग गई, या सर्दियों में आपने कपड़े सही से नहीं पहने, ठंडी लग गई, गर्मी में आप बाहर निकले हैं, लू लग गई, तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। वहीं से तो इडियम्स बना, अंडर द वेदर, मौसम की चपेट में आ जाना। तो मौसम की चपेट में कोई भी आएगा तो निश्चित तौर पर उसको बीमार हो जाना है। यहाँ पर हो जाएगा टू फील अनवेल, माने बीमार पड़ जाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए पीस ऑफ केक, ये इडियम्स है, ए पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का सोचिए, कोई जरूरी नहीं कि हर बार आपको पता ही हो। केक का एक टुकड़ा, तो केक का एक टुकड़ा है, मुंह में डालेंगे, ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अच्छा भी लगेगा और बड़े आसानी से आप खा लेंगे। ये चने की तरह नहीं है कि उसको फोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं, आपको ज़्यादा जोर लगाना है, रोटी की तरह नहीं, मुंह में डाला कब घुल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ए पीस ऑफ केक का मतलब हुआ बहुत आसान, बहुत सरल, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रयास हमें न करना पड़े। तो इसके लिए पढ़ेंगे हम चारों ऑप्शन, आंसर भी देखिए सही है। द रेस्टोरेंट वाज क्राउडेड, रेस्टोरेंट भीड़ से भरा भरा हुआ था, बट दे फाउंड ए टेबल, लेकिन उनको टेबल मिल गई, विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी परेशानी के। मतलब रेस्टोरेंट में भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, फिर भी उनको बिना किसी परेशानी के टेबल मिल गई, यानी जगह मिल गई, तो माने उनको ज़्यादा परेशानी नहीं झेलना पड़ा और आसानी से उनको सीट मिल गई। तो ये क्या हुआ, पीस ऑफ केक हो गया, एक आसान काम जिसके लिए उनको ज़्यादा प्रयास करने की या परेशानी झेलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए कई बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इडियम्स दे दिया गया, अब 4 सेंटेंस दिए गए हैं, तो अब उस इडियम्स का जो सेंस है वो किस सेंटेंस में निकल रहा है वो आपको पढ़ के समझना रहेगा। तो ये भी थोड़ा आपको जरा आदत डालनी है कि एसएससी के क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। कई बार डायरेक्ट मीनिंग दी जा रही है, कई बार सेंटेंस में दिया जा रहा है वो इडियम्स, और कई बार ऐसा हो रहा है कि इडियम्स दे दिया गया, 4 सेंटेंस अलग अलग लिखे गए हैं, अब आपको इसके भाव को समझना है कि वो किस में सेट हो रहा है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 40, एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स। रिलेट करिए, ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स माने कंधे युवा हैं लेकिन मस्तिष्क उसमें पुराना है। तो कंधे युवा का मतलब कोई व्यक्ति की उम्र कम है, अभी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन उसका दिमाग पुराना है, इसका मतलब मेच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। व्यक्ति तो नया है, व्यक्ति की उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका माइंड पुराना है, इसका मतलब उसके अंदर मेच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, परिपक्व है, अनुभव काफ़ी ज़्यादा है। ऑप्शन में आइए, ए यंग पर्सन हुई लेजी, एक युवा व्यक्ति जो कि आलसी है। ए पर्सन हुई स्लो एट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, एक व्यक्ति जो चीज़ों को समझने में काफ़ी सुस्त है। ए यंग पर्सन हु लुक्स ओल्ड, एक युवा व्यक्ति जो बूढ़ा दिखाई देता है। या ए यंग पर्सन हु एक्ट्स और स्पीक्स लाइक एन ओल्डर पर्सन, एक व्यक्ति जो कि युवा है वो इस तरीके से कार्य करता है या बोलता है जैसे वो उम्र दराज हो, यानी जैसे काफ़ी अनुभवी हो। तो यही ज़्यादा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स, युवा व्यक्ति, युवा परंतु अनुभवी या परिपक्व, युवा परंतु अनुभवी या परिपक्व, मेच्योर।
ए वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज माने एक जंगली बतख या हंस को पीछा करना, यानी जिसका कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। एक यूजफुल सर्च, एक यूजफुल वर्क, एक निरर्थक प्रयास, हम बोलते हैं वाइल्ड गूज चेज। ये हो जाएगा फ्रूटलेस सर्च, निरर्थक प्रयास। आगे आई, ही गॉट मेडल्स टाइम आफ्टर टाइम, ये अंडरलाइन है। ही गॉट मेडल्स, उसको मेडल्स मिला टाइम आफ्टर टाइम बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज मेंटर, अपने मेंटर के निर्देशों को पालन करके, अनुसरण करके उसको मेडल्स मिले टाइम आफ्टर टाइम। टाइम आफ्टर टाइम माने समय के पश्चात समय, समय के पश्चात समय, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये क्या हो जाएगा, रिपीटेडली, यानी बार बार। इडियम्स था उसका मीनिंग बार बार। ठीक है, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टेक्नीशियन हु वर रिपेयरिंग द ब्रोकन एलिवेटर, टेक्नीशियन जो कि टूटी हुई एलिवेटर को, माने जो लिफ्ट है उसको बना रहा था, कॉल इट ए डे। कॉल माने कहना, इट माने इसे, अ डे माने भाई आज का दिन खत्म। ये कहना कि आज का दिन खत्म हो गया, आज का काम मेरा समाप्त हो गया। तो कॉल इट ए डे का मतलब कार्य के समाप्त होने की घोषणा करना। मतलब हो जाएगा स्टॉप्ड वर्क फॉर द डे, उस दिन का काम बंद कर देना कि भाई आज का काम खत्म, आज अब हम कुछ और नहीं करेंगे, जो हमको करना था हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मनीष टोल्ड रौनक, मनीष ने रौनक से कहा टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन माने भी होता है बार बार। टाइम एंड अगेन का भी मतलब क्या होता है, बार बार। ये भी इडियम्स है, टाइम एंड अगेन, बार बार। और इसका इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिपीटेडली, बार बार। सर इडियम्स है, याद कर लीजिएगा। विद द इंक्रीजिंग मार्केट प्राइस एंड स्टैग्नेंट सैलरीज, बढ़ती हुई मार्केट की कीमतों के साथ साथ और स्टैग्नेंट सैलरीज, कीमतें मार्केट में बाजार में बढ़ रही हैं जबकि उसकी जो सैलरी है वो स्टैग्नेंट है, माने स्थिर है, रुकी हुई है, वो नहीं बढ़ रही है। ही इज क्या, वो गेटिंग इट ऑफ हिज चेस्ट, बीटिंग द रैप, टेकिंग ए ब्रेक, या फीलिंग द पिंच सॉरी। बताइए क्या ऑप्शन ज़्यादा सटीक यहाँ पर लेंगे कि उसकी सैलरी, मार्केट में कीमतें तो बढ़ रही हैं लेकिन उसकी जो सैलरी है वो लगातार बढ़ी रुकी हुई है। तो ये क्या भाव देगा, क्या सेंस निकल के आएगा, ये होता है फीलिंग द पिंच। अभी आया था ना, पिंच माने कोई चीज़ काटना, तो फीलिंग द पिंच का मतलब कठिनाई महसूस करना किसी कार्य को करने में। फीलिंग द पिंच, कठिनाई या समस्या महसूस करना। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 46। कॉस्टिंग एंड आर्मेंडे करा चुका हूं, एक हाथ और एक कीमत, यानी बहुत ही महंगा होना, डी ऑप्शन, वेरी कॉस्टली लग्जरियस। ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गोइंग थ्रू ए स्टिकी पाथ। गोइंग थ्रू माने जाना, ए स्टिकी एक ऐसा रास्ता है जो कि सही नहीं है, चिपचिपा है, फिसलन भरा हुआ है, ऐसे रास्ते को क्या बोलेंगे। टू एक्सपीरियंस ए बैड पीरियड, टू वॉक ऑन ए मडी रोड। ये देखिए शाब्दिक अर्थ है, और मैंने बताया कि शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है, भाव लेना है। तो ऐसा रास्ता जो कि स्टिकी है, उससे अगर आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको चलने में, रास्ते में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, आसान नहीं होगा। इसका मतलब हो जाएगा टू एक्सपीरियंस ए बैड पीरियड इन लाइफ, जीवन में एक कठिन दौर का अनुभव करना। ठीक है, नेक्स्ट आइए, गिफ्ट ऑफ द गैब करा चुका हूँ, पुराना इडियम्स है। गिफ्ट ऑफ द गैब माने बोलने की अच्छी प्रतिभा होना, अगर आप बोलने चालने में टैलेंट है आपके अंदर तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने चालने में प्रतिभावान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्टिंग इन द टेल, पूंछ में स्टिंग माने डंक लग जाना। तो कोई चीज अगर पूंछ में आपके स्टिंग लग गई, डंक लग गई है तो क्या हो जाएगा, बताइए जरा ऑप्शन। एक कह रहा है टू इनिशिएट ए सिचुएशन, एक स्थिति की शुरुआत करना, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड आर प्रॉब्लमेटिक, जो कि बहुत ही जटिल और समस्या से ग्रसित है। ए सिचुएशन इन विच ए लार्ज ग्रुप हैज टू डू समथिंग टू सेटिस्फाई ए स्मॉल ग्रुप, एक स्थिति जिसमें एक बड़ा समूह छोटे समूह को संतुष्ट करने के लिए कोई कार्य करता है। सी करा अनएक्सपेक्टेड, टिपिकली अनप्लीजेंट आर प्रॉब्लमेटिक एंड टू समथिंग, और डी करा समथिंग विच सीम्स बैड एट फर्स्ट बट कंटेन्स ए प्लीजेंट पार्ट एट द एंड। बताइए, चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं, क्या सेंस ज़्यादा सही लेंगे।
तो लिखा हुआ है ए स्टिंग इन द टेल, माने पूंछ में स्टिंग होना, माने शुरू में तो कुछ नहीं दिक्कत थी, आगे तो सारा कुछ सही है, लेकिन पूंछ जो उसकी है माने अंत जो उसका है उसमें स्टिंग है, उसमें डंक लगा हुआ है, और जब आपने काम किया तो आपको दिक्कत महसूस हुई। तो क्या ऑप्शन लेंगे देखिए जरा इसमें 49 में। ये देखिए, एन अनएक्सपेक्टेड टिपिकली अनप्लीजेंट आर प्रॉब्लमेटिक इंड टू समथिंग, माने किसी चीज का जो अंत है वो थोड़ा दुखद होना, शुरू में तो सब चीजें अच्छी हैं लेकिन उसका अंत काफी दुखद होना। स्टिंग इन द टेल, टेल माने लास्ट में, अंत में उसमें कांटा लगा हुआ था, आप सब कुछ करते चले गए लेकिन जब पूंछ आपने पकड़ी तो आपके हाथ में चुभ गया। गाय है, गाय को धुल रहे थे, नहला रहे थे, सब कुछ धुल दिया, लास्ट में जब पूंछ धुलने लगे तो आपके हाथ में स्टिंग लग गया। तो यही होगा, एन अनएक्सपेक्टेड टिपिकली अनप्लीजेंट आर प्रॉब्लमेटिक इनटू समथिंग, माने किसी चीज का अंत कठिन होना, दुखद या कठिनाई भरा अंत होना। नेक्स्ट आइए, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन माने आपकी कढ़ाई जिसमें आप किसी चीज को भून रहे थे, मछली है उसको भून रहे थे, और वहां से उछल करके वो आग में जाके गिर गई। तो फ्राइंग पैन से निकल के आग में गिर गई, इसका मतलब अब आग में जाएगी तो जल जाएगी, कोई खाने लायक नहीं रह जाएगा, माने समस्या का और ज्यादा खराब हो जाना। ऑप्शन ए होगा, थिंग्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। क्लियर हो गया कि जो फ्राई पैन में आप चीज़ों को भून रहे थे वो वहां से छिटक के आग में गिर जाए। बादाम भून रहे हैं, बादाम कढ़ाई से निकल के आग में चला गया, तो उसको निकालेंगे थोड़ी, आग में हाथ डाल के तो निकालेंगे नहीं बादाम को। तो वही सेंस दे रहा है कि कढ़ाई में कोई चीज़ आप तल रहे थे और वहां से निकल के वो आग में जाके गिर गया, माने किसी चीज़ का काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाना। आगे आइए, टू थ्रो डस्ट इन वन आइज, किसी की आंख में धूल झोंकना, पढ़ा होगा आपने, किसी की आंख में धूल झोंकना का मतलब हो गया किसी व्यक्ति को धोखा देना, गुमराह करना। ऑप्शन सी ज्यादा ही सही होगा, धोखा देना। टू मिसलीड समवन बाय ट्रिक्स। 52, एवरी पीस ऑफ फर्नीचर इन रूम्स इज एन एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर माने सेब और नाशपाती एकदम बहुत ही सुव्यवस्थित क्रम में रखा हुआ है। तो जब कोई चीज़ बहुत ही क्रम से रखी हुई है, व्यवस्थित तरीके से रखी हुई है, उसको हम एप्पल पाई ऑर्डर बोलते हैं। वेरी नीटली अरेंज्ड, व्यवस्थित, ये हम कह सकते हैं सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित होना एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, आगे आइए, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड। ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जिसको जानकारी हर चीज की है लेकिन एक्सपर्ट वो किसी चीज में नहीं है। जानता सब कुछ है लेकिन एक्सपर्ट किसी चीज का नहीं है। थोड़ा सा इंग्लिश भी आती, थोड़ा मैथ भी आती, लेकिन मैथ ना पूरे क्वेश्चन कर पाता है, ना इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन कर पाता है, ना जीएस पूरा अच्छे से कर पाता है, ना रीजनिंग अच्छा से कर पाता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, पता सब कुछ है, प्रोफिशिएंट किसी में नहीं है। इसके लिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ए पर्सन हु कैन डू मैनी थिंग्स बट इज नॉट एन एक्सपर्ट इन एनी, लेकिन वो किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं है लेकिन जानता सब कुछ है, इसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। क्लियर हो गया पॉइंट ये। और इसी के साथ ये सेगमेंट हमारा फिनिश होता है। इडियम एंड फ्रेजेज के एसएससी सीएचएसएल में टोटल 53 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। एक बार आप इनसे गो थ्रू हो लीजिएगा। हालांकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड हैं लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से देख लेंगे तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा, एसएससी की टेक्निक भी पता चलेगी और आगे आने वाले एग्जाम में आपको हेल्पफुल भी साबित होगा कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आंसर कैसे दिए जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पता रहता है, उसके आंसर में हम लोग गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो एसएससी ने अलग अलग टाइप से आंसर दिए हैं उसको थोड़ा आप ऑब्जर्व करिएगा कि क्या आप आंसर को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा समय निकाल करके इसको कर लीजिएगा। ये सारा मटेरियल पीपीटी और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, लिंक दिया गया है, तो वहां जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप चाहें तो प्रिंट निकाल कर भी इसको रख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।